राधे राधे बच्चों। एक बार पुनः अपने YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये जो व्यवस्था ऑनलाइन की चल रही है, ये इस वैश्विक महामारी के चलते ज़्यादा प्रभावी हो रही है और चूँकि सभी स्कूलों में शासन के आदेश के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, उसी श्रृंखला में हम अगले लेक्चर को पढ़ाने के लिए आए हैं। आप सब लोगों का ढेर सारा स्नेह मिल रहा है मुझे YouTube पर, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी चीज़, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप ये वीडियो जो एक दूसरे को भेज रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उन सभी बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे इस बात से अभी अनभिज्ञ थे, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। आइए, हम पिछले लेक्चर में डाइपोल के बारे में आपको बता चुके थे। वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स भी आपको बता चुके थे। द्विध्रुव की संरचना कैसे होती है वो भी आपको बता चुके थे। आज बारी है हमें एक डाइपोल को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने की। क्या होगा जब हम एक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे? कक्षा 12 में एक हेडिंग पढ़ाई जाती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि मोमेंट कैसे क्रिएट होता है। एग्जाम्पल हम इस मार्कर से समझ सकते हैं। आप विचार करिए कि इस मार्कर को हम बीच में किसी धुरी में फंसा दें होल करके, और कोई छोटा बच्चा इसको इधर खींचे और कोई इधर खींचे, तो आप देखेंगे कि ये यूं घूमने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा अपने अंदर। करेगा कि नहीं करेगा? तो वास्तव में जब किसी भी पिंड पर प्रायः दो बल काम करते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर हों, वहां पर आघूर्ण की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए ये हमने एक्सटर्नल फील्ड दिखाया है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। बाह्य शब्द का अर्थ है कि ये डाइपोल का वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये कि डाइपोल को किसी दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में लाया गया है। ये डाइपोल का वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, और यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र मान लो मैंने यूं रखा है, ये इस तरह से रखा है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l ली गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमें ये सोचना है कि ये जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनका अर्थ है कि इधर प्लस होना और इधर माइनस होना, तभी तो लाइन प्लस से माइनस गई होगी। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये समझ पाएं कि डाइपोल में किस समय मोमेंट क्रिएट होगा। अब देखिए, ये माइनस चार्ज इस प्लस के कारण इधर अट्रैक्ट होगा, और ये प्लस चार्ज इस माइनस के कारण इधर अट्रैक्ट होगा। क्या इन दोनों के अट्रैक्शन में आप देख पा रहे हैं कि डाइपोल में कोई घूमने की दशा पैदा हो पाएगी? क्या डाइपोल में मोमेंट की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी?
तो शायद आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीधे ही दिशाओं में दोनों बल लग रहे हैं, यानी इन बलों की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है बल्कि एक दूसरे को रिजेक्ट कर रही हैं, या एक दूसरे का, हाँ बिल्कुल एक दूसरे को जो है ठीक एक दूसरे की उल्टी दिशाओं में काम कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर जो है मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या है, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को तिरछा रखा है इस तरह से। ये डाइपोल हमारा तिरछा रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज मिड पॉइंट O और ये प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज 12। अब देखो बच्चों, इस दशा में मान लीजिए इस डाइपोल का जो इंक्लाइनेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा है, अर्थात डाइपोल वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। ये इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। फिर वही बात है कि अगर इस प्लस को देखेंगे, ये प्लस इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये माइनस, इस प्लस को देखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा इसमें, और इस माइनस को देखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा इसमें। अगर इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन, इनकी क्रिया रेखाओं को अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक ये इधर जा रहा है और दूसरा इधर आ रहा है। दोनों की क्रिया रेखाएं परस्पर समानांतर हैं और विपरीत दिशाओं में है, यानी मोमेंट क्रिएट होगा। डाइपोल घूमने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करेगा और डाइपोल घूम के इस दिशा में ठहरना चाहेगा, सीधी दिशा में ठहरना चाहेगा, यानी घूम रहा है। अब ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइपोल इस समय घूमेगा, तो घूमेगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा और उसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हमें निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टाउ, और टाउ का कॉन्सेप्ट होता है टाउ इक्वल्स बल गुणा लंबवत दूरी। इसको जब हम इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ेंगे तो यही लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में ये लंबवत दूरी और ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसको बल गुणा लंबवत दूरी की तरह कहना ही पड़ेगा। बल ये F। इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो E मान लीजिए। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। तो अगर आप किसी भी चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप यूँ लिख सकते हैं, द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर कार्यकारी बल। क्लियर? कितना? F इक्वल्स टू QE, राइट। अब आपने जो टाउ की डेफिनेशन पढ़ी है वो कहा है बल गुणा लंबवत दूरी। इसका अर्थ ये हुआ कि इस F के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये, ठीक है। ये मेरे पास है ना, तो ये थीटा है, ये 2L है, इसको हम निकाल सकते हैं। लेट द ट्राइंगल इज ABC एंड इन ट्राइंगल ABC हम कहेंगे, आप लिख लेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC बाई, इसकी वैल्यू कितनी है 2L, तो यहाँ से BC इक्वल टू निकलेगा 2L साइन थीटा। इस BC को हम जहाँ शिफ्ट कर सकते हैं तो ये होगा टाउ इक्वल्स F यानी QE इंटू 2L साइन थीटा, राइट। तो अब इसको देखो, ये 2L गुणा Q को हम P कह सकते हैं कि नहीं? इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स P
ई साइन थीटा। ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिगर आप ठीक से बनाइएगा, ये घूमने वाली चीज़ें कॉपी में नहीं लिखिएगा, ये लाइन आप बनाइएगा। और भाषा मैंने कहा था आप क्रिएट करने की कोशिश करिए, ये क्रिएटिविटी आपको फिजिक्स में और अच्छा बनाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, आवेशों के बीच की दूरी 2l है और आवेश का परिमाण स्मॉल q है। तब अब चूंकि टाउ वेक्टर है, p वेक्टर है, e वेक्टर है, इसका अर्थ है कि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका शुद्ध वेक्टर फॉर्म क्या होगा। कुछ बच्चे लिख देते हैं वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर p डॉट वेक्टर e। कुछ लोग लिख देते हैं वेक्टर टाउ इक्वल्स टू e क्रॉस p। कुछ लोग लिख देते हैं वेक्टर टाउ इक्वल्स टू p क्रॉस e। इतनी ही बातें वहां भी लिखी मिलेंगी। अब देखिए, ये जो पहला है, सब आप जानते हैं जो लोग ठीक पढ़ते हैं फिजिक्स कि ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है ही नहीं, ये स्केलर फॉर्म है। इसका अर्थ ये है कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी, जबकि हम देख रहे हैं कि टाउ वेक्टर है, तो इसलिए ये गलत होगा। अब टाउ इक्वल्स टू ई क्रॉस पी भी गलत है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सही नहीं है। अब बचता है हमारे पास टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अब आपके दिमाग में होगा कि सर इसमें बात तो वही है, क्रॉस लगा है, वेक्टर लगा है, बिल्कुल बात वही है, लेकिन आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट नेवर फॉलोज कम्यूटेटिव रूल, तो इसलिए ये गलत होगा। तो इसका शुद्ध वेक्टर फॉर्म क्या होगा? आप ये सब नहीं लिखेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म और उस वेक्टर फॉर्म में बताएंगे टाउ इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म इसका मैं इधर लिख देता हूँ, वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि इसका मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स कितना और कब हो सकता है। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स जब आप निकालेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो थीटा है, साइन थीटा है, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और ये +1 कहाँ होगी? थीटा इक्वल्स टू 90 पर। अर्थात जब ये है डाइपोल बिल्कुल लंबवत रखा होगा इस तरह से, तो उसमें सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा। और उस दशा में आप इस टाउ को लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम इक्वल्स पीई। बात समझ में आई? फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम अगले डेरिवेशंस की बात करेंगे। आप इसे नोट करिए कॉपी में, इसे तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यूअसली अन्य सभी वीडियो से अपडेट होते रहें। अपना ख्याल रखिए, हाथों को धुलते रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।